हमने ये तो आपका ना एक 4 मार्क्स में टॉपिक आया हुआ है, जब हमने कंसीडर किया था जो ड्यूट्रॉन का केस लिया था, जिसमें न्यूक्लियॉन होते हैं, तो न्यूक्लियॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो हमने उसके अंदर देखा था कि जब हम थियोरेटिकली कंसीडर करें तो हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वहाँ पर फोर्सेस कैसे होते हैं, नॉन सेंट्रल होते थे। वो कह रहे हैं यदि हमने सेंटर ले लिया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट हमारी जो उसकी है ड्यूट्रॉन की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगी, देयर वुड बी डिफरेंस, और क्वाड्रपल मूवमेंट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये मैंने करवा दिया, लेकिन इस पर क्वेश्चन आया हुआ है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगी हुई है, तो मे बी 4 मार्क्स का आया, तो मे बी वो 4-5 लाइनें इनफ ना हो, बट उन्हीं का ही सम अप है। फिर भी ये किसने बताया था, आप लिख देना, कैलॉग एटल ने 1939 में बताया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके रेजोनेंस स्पेक्ट्रम को देखा, किसका, ड्यूटेरियम का। उन्होंने देखा ये थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली देयर वाज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। क्वाड्रपल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी यदि हम सेंटर फोर्स लेके चल रहे थे, अराउंड NP फोर्स, मतलब मैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन लेके चल रही हूँ, यदि मैं सेंटर लूँगी तो मेरे पास कुछ वैल्यू आ रही थी। द ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन मस्ट बी एस स्टेट, हमने बोला ड्यूट्रॉन की एस स्टेट होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट में, पर हमें क्या मिल रही थी, एस भी मिल रही थी, पी भी मिल रही थी, डी भी मिल रही थी, और दैट ऑल आर एन ट्रिपलेट स्टेट हमने देखा था। उसकी क्वाड्रपल यदि हम सेंट्रल लेके चल रहे हैं तो क्वाड्रपल मूवमेंट तो जीरो हो गई, लेकिन वो कह रहा है और मैग्नेटिक मूवमेंट उसका सम होना चाहिए, लेकिन हमने बाद में रिजल्ट्स में देखा क्वाड्रपल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और एस स्टेट खाली एक सिंगल स्टेट ना मिल के 3 स्टेट मिल रही थी यदि हम नॉन सेंटर फोर्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऐसा हम तभी कंसीडर कर सकते हैं कि सेंट्रल ना लेके नॉन सेंट्रल ले। इसके ऊपर टॉक का भी कुछ इफेक्ट था, टेंसर फोर्सेस का भी कुछ ना कुछ डेविएशंस थी, वो भी स्फेरिकल सिमेट्री की थी। जब हम न्यूट्रॉन के वेव फंक्शन को डिफाइन किया, हमने उसको देखा अंडर स्फेरिकल सिमेट्री चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, हम नॉन सेंटर पार्ट लेके चले थे और उसको सेंटर पार्ट से वो करा था, कंपैरिजन किया था। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ नॉन सेंट्रल फोर्स। जनरल फॉर्म, अब ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में जो बातें मैंने बताई है वही लिख देनी है। तो जनरल फॉर्म में क्या है, यदि हम नॉन सेंट्रल फोर्स लेके चलते हैं तो हम नॉन सेंट्रल फोर्सेस का मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस की बात हो रही है। न्यूक्लियर फोर्सेस में सिर्फ इफेक्ट होता है स्पिन का, पर यहाँ पर ये बोल रहा है यदि मैं एक पोटेंशियल कंसीडर करूँगी, ऑब्वियस है वो डिपेंड करेगा पोजीशन वेक्टर पे। ठीक है, वो कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर के साथ साथ ये किस पे डिपेंड करेगा, स्पिन ओरिएंटेशन पे। मान लो मैं 2 पार्टिकल ले रही हूँ तो उसकी सिग्मा दो फंक्शन है, उनकी क्या होगी, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, विच कैन अकाउंट फॉर द क्वाड्रपल मूवमेंट। तो वो यही बताएगी आपकी क्वाड्रपल मूवमेंट जीरो नहीं होगी, देयर वुड बी समथिंग वैल्यू दैट इज इन अबव केस। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है हमने ये भी पढ़ा था कि वो इनवेरिएंट होना चाहिए अंडर किसके, अंडर रोटेशन, जब हम पोजीशन कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं तब, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर टाइम रिवर्सल। हमने ये पढ़ा था, ये किसने बताया, विग्नर और एजनबर्ग ने 1941 में बताया। उन्होंने कहा कि एक जनरल फॉर्म ली पोटेंशियल की, दैट इज डिनोटेड बाय VR, दैट डिपेंड ऑन द ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ द 2 पार्टिकल सिस्टम। ये किस पे डिपेंड करेगी, ऑर्बिटल मोमेंटम पे डिपेंड करेगी। यदि मैं R को -R से चेंज कर दूंगी अंडर रिफ्लेक्शन, तो हमेशा इवन पावर में होनी चाहिए, और ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और ये इनवेरिएंट होनी चाहिए अंडर रोटेशन। यदि मैं रोटेशन कर भी दूँ तो वैल्यू सेम की सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो सिग्मा 1 R इज इनवेरिएंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट अगेंस्ट इन्वर्जन। वो कह रहा है कि इनवेरिएंट तब है यदि हम रोटेशन कर देंगे, रोटेशन करोगे तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। यदि मैं R को -R से सिग्मा को सिग्मा से कर देती हूँ तो उस केस में इवन पावर के लिए हम ये एप्लीकेबल है। यदि मैं इसको रोटेशन कर देती हूँ तो चेंज आ जाए तो क्या, इनवेरिएंट अगेंस्ट रोटेशन में वैरी नहीं करनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि यदि हम इन्वर्जन कर दें, R को -R से चेंज कर दें, तो हाँ इवन पावर के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ही फंक्शन बताया, बट डज दिस एक इक्वेशन दी थी विग्नर और एजनवुड ने। उन्होंने क्या कहा कि जो ये मेरी इक्वेशन है ये किसके करस्पॉन्ड है, सेंटर फोर्स से करस्पॉन्ड है। सेकंड टर्म किससे है, ये फर्स्ट मेरी किसको बताएगी, मैंने बोला ना पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है, सेकंड मेरी स्पिन पे डिपेंडेंट है, विच इज़ कंसीडर फॉर द इवन वैल्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो लास्ट टर्म है वो किसके है, इंट्रैक्शन पोटेंशियल विच डिपेंड ऑन द सेपरेशन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। वो इसके बारे में बताएगी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कितना सेपरेशन है, विच इज़ अकाउंट ऑन द टेंसर ऑपरेटर भी बोला जाता है S112 को, और ये टेंसर फोर्स ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली योर वैल्यू, और ये इसकी जनरलाइज करके उन्होंने ये वैल्यू दे रखी थी। तो आपको मान लो 4 मार्क्स में आता है तो आप एक्सपेरिमेंटल एविडेंस और जनरल फॉर्म ऑफ नॉन सेंटर फोर्सेस करोगे। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट में करवाया था। अभी आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा बेसिकली
कि फर्स्टली ये एक नॉन सेंटर फोर्सेस का, और मैंने कल बात करी थी कि आपके ना 3 पोटेंशियल थे जो आया हुआ है, वो भी 4 मार्क्स में, ये भी आपका 4 मार्क्स में आया हुआ है और दूसरे वाला भी 4 मार्क्स में आया हुआ है। लेट मी शो यू। ये है आपका व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट ऑफ टू न्यूक्लियन सिस्टम, और इसमें ये पूछ सकता है विच इज स्टेबल स्टेट, ये वाला क्वेश्चन बनेगा। और इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज ब्रैकेट बैलेट पोटेंशियल, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ साइड्स पोटेंशियल। ये एक बार पूछा हुआ है, 4 मार्क्स में पूछा हुआ है, एक बार आया हुआ था, आई डोंट नो कब आया है, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो वैसे तो इस सिलेबस में नहीं है, फिर भी आया तो मैंने कहा एक बार करा देती हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। तो न्यूक्लियस जो होता है कम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियंस होते हैं, यू नो दैट। तो उसके अंदर आप उनके अंदर जब न्यूक्लियंस है तो उनके बीच में इंटर न्यूक्लियन फोर्सेस भी होगा, ठीक है। वो कह रहा है कि अब वो एक तरह की फॉर्मिडल अब इतने सारे न्यूक्लियंस हैं, इंटर न्यूक्लियन फोर्सेस हैं, तो देयर शुड बी समथिंग कि जो उस जो इक्वेशन आएगी जो हमारी, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए होगा, कोई ना कोई पोटेंशियल चाहिए होगा। हमने पहले भी पढ़ा है कि वो पोजीशन कोऑर्डिनेट और स्पिन कोऑर्डिनेट हो जाता है, तो हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या लेना पड़ेगा, ऑब्वियस कोई ना कोई पोटेंशियल बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने पुराने में हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। विग्नर ने बताया था हमें, विग्नर और इजनबर्ग ने हमें अपना एक पोटेंशियल दिया था, जनरल फॉर्म दी थी पोटेंशियल की, वी आर इज इक्वल टू V1R प्लस V2R सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 रेफर्स टू द स्पिन, V1R रेफर्स टू द रिलेटिव कोऑर्डिनेट, अभी मैंने कराया। और उसमें S12 क्या बता रहा था, एक टेंसर का पैरामीटर, मैंने पहले भी बताया था, टेंसर के पैरामीटर की वजह से ही जो मेरा सेंटर है वो नॉन सेंटर में हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ बात करते हैं कि ये सेकेंड क्वेश्चन है जो आया हुआ है आपका, स्केयर वेल पोटेंशियल। वो कह रहा है कि हाँ इसकी वजह से हमें सेंटर फोर्स ले रहे, तो उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल लेने पड़ेंगे। तो 3-4 पोटेंशियल है, उसको देख लो। स्केयर वेल पोटेंशियल, ये आपको पता है, आर लेस देन, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है, आर रिलेटिव कोऑर्डिनेट है, W0 इज़ द डेप्थ है पोटेंशियल की, ये अपने कब से करते आ रहे हो क्वांटम मैकेनिक्स में। एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल ये भी करा है, वी आर इज इक्वल टू माइनस V0 ई की पावर माइनस R/R0, यहाँ इसका स्केयर हो जाता है। युकावा की बात करें, ये इसी टर्म से इसका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये सारी इसकी 4 वेव फॉर्म है, लेकिन वो कहता है जिसके अंदर ना सबसे कम मैंने पहले भी बताया था आपको शायद ऑप्टिकल मॉडल में, जिसके अंदर सबसे कम पैरामीटर होंगे, वो जो पोटेंशियल होगा वो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल माना जाएगा, सबसे ज़्यादा अच्छी इक्वेशन और सिंप्लीफाइड इक्वेशन देगा। तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्केयर वेल पोटेंशियल, क्योंकि इसके अंदर सबसे कम पैरामीटर है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो उसने 3 पोटेंशियल की बात की है। तो ये अजम्पशन जो हमें मिली है, सेंटर फोर्स हमने ये तब ली है जब हम न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर उसको सेंटर फोर्स कंसीडर करके चल रहे हैं, नॉन सेंटर नहीं करके लेके चल रहे। बहुत सारे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुए बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, तो उन्हें ये तो पता था आपको, ये शॉर्ट रेंज होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सचेंज करेक्टर होता है, ये ओनली आर पे डिपेंड नहीं करती, इवन किस पे डिपेंड करते हैं, स्पिन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। विच इज़ शोन बाय S इज इक्वल टू H कट सिग्मा 2, या फिर 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल जो होगा, वी आर इन द इक्वेशन आर द फॉर्म ऑफ प्योरली पोटेंशियल इज कॉल्ड रेडिकल पोटेंशियल, ठीक है। called a Wigner potential and had no exchange properties. The more potential are Mazzarota, ये आया हुआ है बैरेट और हेजनबर्ग, दीज आर कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ स्पेस। देखो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो ये स्केयर वेल वाला निकाला है, दिस इज़, ये सारे इनको क्या बोला जाता है, इनको हम बोलते हैं विग्नर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, हमें पहले वाले में भी करा ना, विग्नर पोटेंशियल। देखो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में 1A, B, C, D, स्केयर वेल, एक्सपोनेंशियल, गोजिन और युकावा, इनको क्या बोला जाता है, विग्नर। इसे विग्नर नहीं दिया, स्केयर वेल, एक्सपोनेंशियल, गॉसियन और युकावा, इनको क्या सबको बोला जाता है, विग्नर, क्योंकि विग्नर नहीं दी थी अभी मैंने आपको ये वाली करवाई भी थी, है ना, तो ये विग्नर नहीं दी थी। तो सिमिलरली अब ये विग्नर के बारे में पता चल गया। वो कह रहा है फिर और 3 आई है, विग्नर की 3, ये 4 हैं, आप बता दोगे। उसके बाद है बैलेट की बनानी है, मेजोरेटा और हेजनबर्ग की। विग्नर की क्या है, 4 इक्वेशन है, स्केयर वेल, एक्सपोनेंशियल, गॉसियन और युकावा। उसके बाद विग्नर के बाद हमारे को बतानी है मेजोरेटा, बैलेट और हेजनबर्ग। जो विग्नर पोटेंशियल था वो सिर्फ किससे बात कर रहा था, स्पिन से, सिर्फ वो एक्सचेंज ऑफ आर मतलब रिलेटिव कोऑर्डिनेट की बात कर रहा था, ठीक है, और साथ साथ स्पिन की बात कर रहा था, न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। अब ये जो मेजोरेटा है ये किसकी बात करेगा, वेयर दीज आर कंसर्न विद, जो फर्स्ट है मेजोरेटा, विद द एक्सचेंज ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट, सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट की बात करेगा, ठीक है, स्पेस एक्सचेंज ऑपरेटर। अब स्पेस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट चेंज भी होंगे, XY है तो YX हो जाएंगे, ठीक है।
पी एक्स मैंने ऑपरेटर लगाया तो मेरे क्या हो जाएंगे, मैंने R1 R2 था तो R2 R1 हो जाएंगे। मान लो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है न्यूक्लियॉन्स के, तो 1 न्यूक्लियन और सेकेंड न्यूक्लियन के है, तो R1 R2 उसके स्पैटियल कोऑर्डिनेट है, तो दैट वुड बी चेंज इनटू 2 और 1। ठीक है। सिमिलरली मेजरोटा के बाद बैलेट है, बैलेट की बात हो रही है, उनका भी कुछ ना कुछ होगा। इन्होंने बैलेट है तो बी से डिनोट किया, मेजरोटा तो एम से डिनोट किया है। ठीक है। इस बैलेट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज़ ये किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पिन पे। तो स्पिन वाला कोई ना कोई ऑपरेटर होगा, दैट इज़ पी अल्फ़ा। हमने पहले भी स्पिन के केस में हमने वैल्यू करी थी सिग्मा 1 सिग्मा 2 आती थी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में आ रही थी। तो यहाँ पर क्या आएगी 1 प्लस सिग्मा, ये इन्होंने जनरलाइज़ किया हुआ है। स्पिन जो एक्सचेंज ऑपरेटर होती है उसकी ये वैल्यू होती है। यदि आप लगाओगे इसके अंदर भी क्या हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स, जो स्पिन कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उनका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। सिमिलरली मैं हेक्सेनबर्ग की बात करूँ, वी एच से नोट करेंगे। यहाँ दोनों में क्या आ रही है, तीनों में नेगेटिव वैल्यू आएगी। और पी एच क्या है, उसका ऑपरेटर है। इसकी भी कुछ ना कुछ टाउ के केस में, अब टाउ क्या है, टेंसर फोर्सेस। ये टेंसर फोर्सेस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। R1 R2 था, R2 R1 कर दिया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, सिग्मा 2, क्योंकि इसकी डिपेंडेंस स्पिन पे भी है और पोजीशन पे भी है। इसकी ओनली किस पे है, पोजीशन पे है, मतलब स्पैटियल पे है। इसकी ओनली किस पे है, स्पिन पे है। इसकी दोनों पे है, दैट्स वाई दोनों को कंसीडर करके टाउ की फॉर्म में आ गया है। ठीक है। आप सीधा इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देना, देयर इज़ नो नीड ऑफ लाइक थ्योरी आप इतनी ज़्यादा एलैबोरेट करो। तो दैट इज़ योर टू इन दोनों में से एक ना एक ज़रूर आएगा आपका क्वेश्चन, कि आपका सेंट्रल फोर्सेस के एविडेंस और सॉरी नॉन सेंट्रल फोर्सेस के एविडेंस क्या थे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या मिले थे, और ये पोटेंशियल्स के बारे। विग्नर के 4 थे, स्केयरवेल, एक्सपोनेंशियल, गोजेन, युकावा, मेजोरोटा, और कौन सा था, मेजोरोटा, और बी फॉर बैलेट, और एक और एच फॉर हाइजेनबर्ग। ठीक है। इनकी पोटेंशियल की वैल्यू है जनरलाइज कर रखी है, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, 4 मार्क्स का आता है, तो आप इतना लिख दोगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। जैसे अब ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन स्टार्टर, ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन का मतलब ये क्या डिटरमाइन करती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी को डिटरमाइन करती है। तो हमने पढ़ा ही है, न्यूक्लियस कम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे न्यूक्लियन से बना होता है। हम इसके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर फोर्स सेंट्रल लेते हैं। न्यूक्लियर फिन्स क्या होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, सिमेट्रिकली क्या होता है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और हम यदि वो वाला सिस्टम कोलाम बैरियर को इग्नोर कर देते तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। कौन सा मोमेंटम जो है, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल हो सकती है न्यूट्रॉन की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ। ठीक है। और ये हमने पढ़ चुके हैं। इसके अंदर 3 पॉसिबल है, डाई न्यूट्रिनो, या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में हो जाए, या डाई प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो जाए। तो ये 3 पॉसिबल स्टेट होगी 2 न्यूक्लियन। हमारी प्रॉब्लम का नाम ही क्या है, 2 न्यूक्लियन प्रॉब्लम। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है। हम इसकी पूरी डेरिवेशन करते हैं। ये वही बातें हैं ग्राउंड स्टेट को स्टार्ट करने से पहले, यही है कि ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, दिस वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है 2.26 प्लस माइनस 0.03, जनरलाइज वैल्यू है जो हमारी एक्सपेरिमेंटली देखी गई है। मैग्नेटिक मूवमेंट की ये होती है, आपको पता है 1 न्यूक्लियर मैग्नेटोन किसके इक्वल होता है, एच का साइक्लोट्रॉन में आपने निकाला हुआ है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट की क्या वैल्यू होती है, हमें अब यही फाइंड आउट करना है। बाइंडिंग एनर्जी, मैग्नेटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट। हम ये किससे फाइंड आउट करेंगे बेटे, हम ग्राउंड स्टेट से तीनों चीज़ें डिटरमाइन करेंगे, और आपका एक जो टॉपिक है पूरा कवर हो जाएगा। मतलब 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और स्पिन। ये आपके 3 टॉपिक हैं, ग्राउंड स्टेट से डिटरमाइन होंगे न्यूट्रॉन की। ठीक है। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। 3 तरह की पॉसिबिलिटी है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन। ठीक है। तो न्यूक्लियर के अंदर ये सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी है, ये मैं करा चुकी हूँ कि ये इसके अंदर ना इधर ग्रेविटेशनल होता है, वो किसके अंदर फोर्स होता है, बहुत वीक होता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। ठीक है। न्यूक्लियस को सेंटर क्यों कंसीडर करके चलते हैं, देयर वुड बी पोजीशन डिपेंडेंट होता है। और इसके अंदर VR क्या होता है, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल क्या देता है, डिटरमाइन करता है, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमाइन करता है। मैग्नेटोन्स की क्या जनरलाइज करके जो वैल्यू निकली है, ये नॉट इक्वल टू 0, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, देयर वुड बी ऑलवेज अ स्लाइटली डिफरेंस। और हमें सिमेट्रिकल ट्रिपलेट स्टेट मिलेंगी, वो एक स्टेट नहीं मिलेंगी, 3 मिलेंगी। ठीक है। एक ही स्टेट नहीं मिलेंगी। L=0, L=2 के केस में 0 से 1 और 2, LP2, ये वही वाली बातें बोली हुई है जो मैंने बताई हैं। ठीक है। ये एक तरह का बेसिक आइडिया मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी थी। ठीक है। अब यहाँ से आपकी असली जो डेरिवेशन है, अभी हमने सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन करे और बेसिक आइडिया लिया। यहाँ ग्राउंड स्टेट से हम इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे, क्वाड्रपल मूवमेंट निकालेंगे और इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। तो योर फर्स्ट टॉपिक इज़ 2 न्यूक्लियन प्रॉब्लम
और विच वी हैव टू डिटरमाइन उसकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, बाय जूमिंग सेंटर पोटेंशियल, हमने सेंटर पोटेंशियल लिया, ऑब्वियस है वी आर लेंगे, तो ड्यूट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में है। यदि सेंटर पोटेंशियल कंसीडर कर रही हूँ तो मैंने उससे बोला वो ग्राउंड स्टेट में है, और मैं सिर्फ एस स्टेट मतलब एल इज इक्वल टू 0 के लिए ले के चल रही हूँ। तो उसकी श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्केयर प्लस वी आर साई स्केयर ई साई, आपको पता है, ठीक है। यदि मुझे रिड्यूस मास लेना है न्यू की मैं यहाँ न्यू ले रही हूँ, तो आपको पता है इसकी वैल्यू m/2 रख देते हैं हम, ठीक है, रिड्यूस मास की। तो ये इसकी एम इंटू एम स्केयर हो गया, m+m2m हो गया, तो कट गया। तो हमारे पास हम कैपिटल के फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो मैंने ये mp और m कहना है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, दैट इज़ द रिड्यूस मास। r क्या रिलेटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है। वैल्यू को पुटअप करो, यहाँ पर हमने m की फॉर्म में ले आए हैं, इसको d स्केयर, इसको r की फॉर्म में ले रहे हैं ना, तो करली r बस करली r बाई करली r स्केयर न्यू r, हमने इसको कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया, इसके साई से यू में ले आए, ठीक है। तो फिर आप इसकी ये वाले कोऑर्डिनेट साई फंक्शन से ये वाले कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे, आपने पहले कर रखा है, ठीक है। साई आर की वैल्यू क्या है, यू आर बाई में आर, मतलब हमें वैल्यू पुट करी है हमने, ठीक है। हमने बाउंडिंग कंडीशन निकाली है, स्केयर वाल पोटेंशियल का यूज़ करा है। बाउंडिंग जो हमारी एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ये मैंने शायद को डिकेज में भी बताया था, वो एनर्जी निकलती थी, जो क्यू वैल्यू निकलती थी वो किसके इक्वल होती थी, माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती थी, ठीक है। तो ये दैट इज़ -2.26 प्लस माइनस 0.03 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट थी, मैंने आपको भी दिखाई थी जो एक्सपेरिमेंटली आई थी, वन से दिखा दूँ, यही थी ना। तो इसी वैल्यू को लिखना है, अब यही प्रूव करना है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी, प्लस केस का न्यू, जब आर लेस देन, ये कौन सा स्केयर वाल पोटेंशियल है, आर लेस देन आर नोट, बाउंड्री कंडीशन आर ग्रेटर देन आर नोट, मैंने इसके लिए प्लस लिया, इसके लिए माइनस लिया, ठीक है। आर लेस देन होगा तो ये पॉजिटिव में चली जाएगी, अदरवाइज नेगेटिव में चली जाएगी। ये आपने पहले ही 1 2 3 4 स्टेप आपने स्केयर वाल पोटेंशियल में किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद m/h कट स्केयर, अब इस k को डिफाइन कर सकते हो ये क्या है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, शायद आपका जीमन इफेक्ट आया, स्टार्क इफेक्ट आया था उसमें भी यही किया था, ठीक है। और गामा की वैल्यू आ जाएगी, इनका सॉल्यूशन क्या निकलता है, ये सारे स्टेप आप ऑलरेडी जीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट में कर चुके हो क्वांटम मैकेनिक्स में। रिड्यूस मास करते हैं, वैल्यू को निकाला, साई आर की वैल्यू यू आर बाई यू आर, एनर्जी किसके इक्वल, माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी की, वो हमारी वही एक्सपेरिमेंटल जो आई है वही को यूज़ किया है, इसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। यदि मेरा यूज़र कंडीशन फाइनाइट वैल्यू को लेके चलें, आर और 0 एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब आर की वैल्यू 0 हो जाती है, यदि मेरी बी की वैल्यू 0 हो जाती है तो मेरे पास इस कंडीशन में सिर्फ क्या आएगा, ए साइन के आर, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, इक्वेशन 8 ए का इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन का आर ग्रेटर देन आर नोट के लिए क्या बनेगा, सिर्फ सी और डी की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और 7th ए का क्या था, ए साइन के आर प्लस बी के कोस आर, आप कर सकते हो इसको डी स्केयर प्लस के स्केयर पुट करके, डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के स्केयर, इस फॉर्म में आते हैं, आपने करे हुए हैं, ठीक है। इसके भी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो मेरे पास डी क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या होगा बी 0, ठीक है। सिमिलरली वी कैन सॉल्व आउट, देखो ए साइन इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ तक, जहाँ तक आप देख लेना, फिर आगे मैं बता दूँगी, यहाँ तक आप देख लेना, इसको डिवाइड किया और कुछ नहीं करा।